today we are going to specifically focus on this, that is the structure of the testis। तो आज यहां से स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा। होप सारे लोग पेन और पेपर के साथ बैठे हैं। याद देखिए, आपको क्लास के दौरान ही नोट्स बनाते जाने हैं, ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल ऑफलाइन क्लास वाला मजा आएगा आपको। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं द टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ओके सर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे पहला चीज ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि जो टेस्टिस है ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। वाई दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? मैंने पहले से बताया है, ऐसा ऑर्गन जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करे। बट क्या केवल गैमेट का फॉर्मेशन करे? नो सर, दूसरा सेक्स हार्मोन को भी सेक्रीट करे। तो ये दोनों के दोनों फंक्शन कौन करता है? टेस्टिस करता है। मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये टेस्टिस क्या होता है, ये टेस्टिस क्या होता है, कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है। होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद होगा। मैंने आपको टेस्टिकल वर्ड भी सिखाया था। तो ये सारी चीजें हम लोग जितनी भी बेसिक्स है ना, पहले से पढ़े हुए हैं, तो भाई उनको भी बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए अब आप लोग देखिए स्टूडेंट्स कि मैंने आपको क्या बताया था कि क्या ये हमारा जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। और एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे यू हैव गॉट अ सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ व्हाट सर? स्क्रोटम। एंड स्टूडेंट्स, ये स्क्रोटल सैक में रहता है। अब स्क्रोटल सैक में ये सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंडेड रहता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? तो ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि दिस इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के हेल्प से यहां पर सस्पेंडेड रहता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं? भाज डेफरेंस होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं। ये सारे के सारे चीज मिलके क्या बनाते हैं? द स्पर्मेटिक कॉर्ड। चलिए स्टूडेंट, जल्दी से मेरे को बताएंगे आप लोग कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ कौन सा मसल एसोसिएटेड होता है? जल्दी से बताइए, कौन सा मसल स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड होता है? तो लास्ट क्लास के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था दैट दिस इज एसोसिएटेड विथ क्रीमेस्ट्रिक मसल। दिस इज एसोसिएटेड विथ विच मसल? द क्रीमेस्ट्रिक मसल। तो बिल्कुल भी अच्छे से स्टूडेंट, ईच पॉइंट यू शुड नो वेरी वेरी वेल। ओके सर। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स सी। एनसीईआरटी में इसके डायमेंशंस भी दिए हुए हैं और एनसीईआरटी में तो जो भी दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है दैट इज गोइंग टू बी 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप 4 सेंटीमीटर याद कर लो यार, ठीक है? अगर आप इसका विड्थ देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। तो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर क्या है? तो 2 into 4 आप याद कर लो। और इसका थिकनेस भी होता है नियरली 3 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे ना तो बड़ा ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। कैसे याद करोगे? देखो, आपको याद करना है 2, 3, 4। ना व्हाट इज 2, 3, 4? तो देखिए, ये 4 हो गया इसका लेंथ, ये 2 हो गया इसका विड्थ और ये 3 हो गया इसका थिकनेस। बस 2, 3, 4 करके याद कर लिए। क्योंकि एनसीईआरटी में है, ऐसे ये क्वेश्चन आने का चांस कम है, फिर भी एनसीईआरटी का हर कॉमा, हर फुल स्टॉप, एवरीथिंग आपको याद होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स? होप सारे लोगों को अभी तक मैंने जितना भी बताया वो समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट, क्लास के दौरान ही आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। अगर मान लो नहीं बना पाते हैं, किसी कारण से भाई लेट हो जाता है, तो मैं जैसे ही स्क्रीन से थोड़ा सा हटूंगा सर, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया कीजिए। ओके सर। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सबसे पहला चीज यहां पे बात करेंगे टेस्टिस के आउटर कवरिंग्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्टिस के बाहर में जो ये कवरिंग्स होते हैं ये क्या क्या है। बिकॉज दिस कवरिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस। तो स्टूडेंट, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं ना यार, इनको हम लोग ट्यूनिके बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? द ट्यूनिका। ओके सर।
अब देखिए इसके पास टोटल में 3 आउटर कवरिंग्स होते हैं। टोटल कितने कवरिंग्स होते हैं? तो 3 कवरिंग्स बाहर में होते हैं। नाउ व्हाट आर दीज 3? तो सबसे पहला है ट्यूनिका वेजिनालिस। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे स्टूडेंट, तो ये जो आपको थिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको एक थिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका डबल लेयर का होता है। दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनालिस। ओके, अभी मैं डिटेल में भी बताऊंगा। इसके बाद स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे एक दूसरा लेयर होता है और ये लेयर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आप देखिए ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है ना, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस देता है, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस देता है। तो ये भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रोजेक्शंस देने से क्या फायदा होता है, हाउ इट डिवाइड्स द टेस्टिस इनटू द लोब्यूल्स। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इसने प्रोजेक्शंस अंदर दिया तो ये पार्टीशन का जैसा हो गया, और पार्टीशंस के होने के कारण से इतने सारे अंदर में क्या बन गए? लोब्यूल्स बन गए। अभी पढ़ेंगे, दैट इज द सेकेंड लेयर। और स्टूडेंट इसके भी नीचे में एक और लेयर होता है, और उस लेयर का नाम क्या होता है? उस लेयर का नाम होता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो नाम ही है इसका वेस्क्यूलोसा। तो स्टूडेंट आप जैसे देखते हैं मतलब समझ जाते हैं कि यहां पर ब्लड वेसल्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स दीज आर द 3 कवरिंग्स, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ। सबसे बाहर में क्या है? वेजिनालिस, उसके बाद क्या है? एल्बुजिनिया, और सबसे बाद में क्या है? द ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ओके, डायग्राम में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखिए जो सबसे बाहर में मोटा है, ठीक है, अभी मैं बताता हूं, ठीक है सर, यह सबको मैं डिटेल में डील करता हूं। चलिए, तो सबसे पहला स्टूडेंट जो कि तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? तो आउटर मोस्ट इज द ट्यूनिका वेजिनालिस। दिस इज द आउटर मोस्ट। ओके, लेकिन स्टूडेंट ये जो आउटर मोस्ट है ना, ये एक ट्रू कवरिंग नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के बाद सबसे बाहर में एक लेयर होता है जिसे कि हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी स्टूडेंट चीजें वही है कि क्या प्रेजेंट है यहां पे? तो दिस इज अ फोल्ड ऑफ अ पेरिटोनियम। अब आप देखिए ये है तुम्हारा फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है। तो देखिए ये तुम्हारा डबल लेयर का हो गया। दिस इज व्हाट्स, दिस इज द डबल लेयर। ओके, बिल्कुल क्लियर कट आपको पता होना चाहिए, ये यहां पर डबल लेयर तुम्हारा प्रेजेंट है। ओके, वेरी गुड। नाउ सी हियर, ये जो डबल लेयर है तो भाई इसका आउटर लेयर होगा और इसका इनर लेयर होगा, ठीक है। तो एक हो गया आउटर लेयर और एक हो गया इनर। और हमेशा स्टूडेंट हम लोग आउटर वाले को क्या बोलते हैं? तो कहीं भी आउटर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेराइटल बोलते हैं, और इनर वाले को हम लोग विसरल बोलते हैं। तो यहां पर भी ये 2 लेयर्स हो गए। अब देखिए इन दोनों लेयर के बीच में आपको ये कैविटी दिख रही है, आपको ये कैविटी दिख रही है। तो स्टूडेंट इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिंस ये कौन से लेयर में है? ट्यूनिका वेजिनालिस, तो इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं द वेजाइनल सीलोम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द वेजाइनल सीलोम। ओके, अब देखिए इस वेजाइनल सीलोम में स्टूडेंट एक फ्लूइड है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द सीलोमिक फ्लूइड। अब कभी कभी क्या होता है कि यहां पर एक्सेस फ्लूइड जमा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है यहां पर एक्सेस फ्लूइड जमा हो जाता है। अब ये एक्सेस फ्लूइड कब जमा हो सकता है? अब देखिए किसी भी कारण से इस लेयर का इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसी भी कारण से हो सकता है कि आपको यहां पे इंजरी हो जाए, उसके कारण से हो सकता है कि यहां पर किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण से, या फिर स्टूडेंट आपने सुना होगा फिलियारिसिस। फिलियारिसिस जानते हो सर? या इट कॉल्ड द एलिफेंटियासिस, जिसमें कि जो पैर होते हैं वो बहुत थिक हो जाते हैं, जो कि उचीरिया बैंक्रॉफ्टी से होता है। तो इन सभी चीजों के इन्फेक्शन के कारण से अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो इस एरिया में बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगा, और अगर फ्लूइड ज्यादा एक्यूमुलेट कर गया तो स्टूडेंट इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसी। तो स्टूडेंट
व्हाट इज हाइड्रोसील? सबको समझ में आया सर? हाइड्रोसील आपने बार बार सुना होगा कि भाई हाइड्रोसील हाइड्रोसील, तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के रखना है कि हाइड्रोसील में जो टेस्टिस होता है वो स्वेल करता है। आखिर ये टेस्टिस क्यों स्वेल कर जाता है? क्योंकि ये जो वेजाइनल सिलोम है, क्योंकि जो ये वेजाइनल सिलोम है, इस सिलोम में, इस कैविटी में बहुत फ्लूइड आ गया है। बहुत फ्लूइड यहां पे क्यों आ गया है? ड्यू टू द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्यों हो सकता है? कभी कभी टेस्टिस में चोट लग जाता है, इंजरी हुआ, उससे हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जैसा कि मैंने बताया आपको फिलियारिसिस, फिलियारिसिस दैट इज काउज्ड बाय द उचीरिया बैंक्रॉफ्टी। इन सभी केसेस में हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। होप एवरीबॉडी गॉट दिस लेयर, दैट इज द ट्यूनिका वेजिनालिस। लेकिन ये एक ट्रू आउटर मोस्ट कवरिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ट्रू आउटर मोस्ट कवरिंग बिल्कुल भी नहीं है। लेट अस सी अगेन नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट लेयर। द नेक्स्ट लेयर इज गोइंग टू बी हियर द ट्यूनिका एल्बिकेंस। या देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया और द एल्बिकेंस। तो सर ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है या ट्यूनिका एल्बिकेंस है, ये क्या है? तो याद देखिए, ये तुम्हारा एक्चुअल आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। तो सर यहां पे ये क्या है? तो देखिए, इस लेयर को देखिए, इस लेयर को देखिए, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, इसको देखिए। तो ये जो लेयर है जो कि वेजिनालिस के जस्ट नीचे में है, जो कि वेजिनालिस के जस्ट नीचे में है, दिस लेयर इज विच लेयर? द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब देखो, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ये क्या होता है? तो दिस गिव्स आउट द प्रोजेक्शंस, दिस गिव्स आउट द प्रोजेक्शंस, गिव्स आउट द प्रोजेक्शंस। और प्रोजेक्शंस देने के कारण से क्या होता है स्टूडेंट? ये तुम्हारा सेप्टा फॉर्म करता है, टेस्टिकुलर सेप्टा। ये क्या फॉर्म करता है? टेस्टिकुलर सेप्टा। और टेस्टिकुलर सेप्टा क्या करेगा स्टूडेंट? तो दिस इज गोइंग टू डिवाइड, दिस इज गोइंग टू डिवाइड द टेस्टिस इनटू व्हाट? इनटू मेनी लोब्यूल्स। ये टेस्टिस को डिवाइड करता है बहुत सारे लोब्यूल्स में, ठीक है? जैसे कि इस डायग्राम में देखिए कि मान लीजिए ये मैंने एक सेप्टम बना दिया, तो ये सेप्टम किसने बनाया है? तो ये सेप्टम बनाया है ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने। ये देखिए, ये सेप्टम है, ये देखिए ये सेप्टम है। तो दीज आर व्हाट? दीज आर द सेप्टम्स, एंड दीज सेप्टम्स, दीज आर द प्रोजेक्शंस, जो कि कहां से आ रहे हैं? जो कि आ रहे हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया से, ठीक है? अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये लोग टेस्टिस को क्या करता है? डिवाइड कर देता है इनटू वेरियस लोब्यूल्स, और उसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अभी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पे देखिए, ये तुम्हारा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, ये तुम्हारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो दीज आर द मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, नाउ लेट्स सी द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो स्टूडेंट जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ऐसे तो डायग्राम में आपको ओनली 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं, ठीक है सर? बट यहां पे केवल 5 और 7 टेस्टिकुलर लोब्यूल नहीं होते। टोटल ईच टेस्टिस में यू हैव गॉट नियरली 200 to 250 कंपार्टमेंट्स, दे आर कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को डिवाइड कौन करता है? तो इसके बीच में पार्टीशन होता है किसका? ट्यूनिका एल्बुजिनिया का। वो इसे डिवाइड करके इतने सारे लोब्यूल्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। अब स्टूडेंट, हर लोब्यूल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीजें दिखाई दे रही है। दैट इज अ वेरी वेरी हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। आप देख रहे हो कि यहां पे बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिख रहा है। तो स्टूडेंट याद रखिए, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नाउ कितने होते हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एवरी लोब्यूल, वन लोब्यूल के अंदर में, वन लोब्यूल के अंदर में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं।
हर लोब्यूल के अंदर में 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल तुमको प्रेजेंट होंगे, और जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर हाईली एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड, बहुत टेढ़े मेढ़े, जैसे कुरकुरे आपने देखा है, बिल्कुल ये कुरकुरे का जैसा टेढ़े मेढ़े होते हैं। ओके सर, वेरी वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी स्टूडेंट, एक लेयर यहां पर मैं बताना भूल गया था, शायद 1 मिनट में देख लूं, शायद उसका स्लाइड है क्या? लगता है वो स्लाइड यहां पे नहीं है स्टूडेंट, कोई बात नहीं है, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर एक और लेयर के बारे में बस जान लेने का है, मैं इसी में बता देता हूं स्टूडेंट, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एंड दैट लेयर इज दिस वन, ठीक है, जो कि इनर मोस्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा जो होता है स्टूडेंट, यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? तो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा में प्रेजेंट होते हैं द ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? तो प्रेजेंट होते हैं द ब्लड वेसल्स। ओके, और ये क्या है? तो ये तुम्हारा इनर मोस्ट लेयर होता है, याद देखिएगा, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। तो सबसे अंदर में कौन सा लेयर प्रेजेंट है? तो सबसे अंदर में ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है। सर इस डायग्राम में दिखाइए ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। जस्ट क्या करना है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे आपको एक दूसरा लेयर ड्रॉ करना है, एंड दिस लेयर विल बी द ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, तो स्टूडेंट बाहर से अंदर की तरफ बताइए, सबसे बाहर में वेजिनालिस, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे अंदर में बताइए, सबसे अंदर में है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। होप एवरीबॉडी गॉट दिस, हर पॉइंट आपका क्लियर हो गया सर? ओके, अब बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में जैसा कि मैंने बताया कि 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो अगर आप देखोगे कि हर टेस्टिस के अंदर में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, तो यू कैन हैव नियरली 600 to 900। ठीक है सर, लगभग आपके पास जैसा कि मैंने बताया 200 से 300 क्या है, 200 से 300 लोब्यूल्स है, सबके अंदर में 2 से 3 है, तो लगभग 600 to 900 आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। नियरली आप याद रखिएगा 1000 पर टेस्टिस, ये भी आपको ठीक वैल्यू है कि 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हर टेस्टिस में होते हैं, एवरी टेस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, आप देख रहे हो सर, ये बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है। अगर आप इनको स्ट्रेट कर दो ना यार, तो इनकी लंबाई कितनी हो सकती है? तो बहुत ही लंबा है सर इनका लेंथ। याद देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का लेंथ 70 to 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। तो कितना लेंथ है इसका? 70 to 80। ओके, और ये मैंने आपको पहले सिखाया कि ये कैसे होते हैं। दे आर हाईली एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड, दे आर हाईली एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड, बिल्कुल क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो, जैसे ही स्टूडेंट ये निकलने वाले होते हैं, जैसे ही ये बाहर की तरफ निकलने वाले होते हैं, तो स्टूडेंट इनका ये स्ट्रेट पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट इनका स्ट्रेट है, ये पार्ट इनका स्ट्रेट है। जैसे ही ये बाहर निकलने वाले होते हैं, दे फॉर्म दिस स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। ये लोग क्या बनाते हैं? स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। और इन स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टी। तो स्टूडेंट द एंड्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ज्वाइन टू फॉर्म शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, और स्ट्रेट ट्यूब्यूल का नाम क्या है? ट्यूबुली रेक्टी। तो जब भी आपसे बोलेगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे बाहर आता है, तो वो लोग कुछ स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाता है, और इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स का नाम क्या होता है? तो दीज स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज द ट्यूबुली रेक्टी। ठीक है, अब आप देखिए कि सारे के सारे स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स जो भी यहां से बाहर निकल रहे थे, जो भी यहां से बाहर निकल रहे थे, अब आप देखिए सारे के सारे यहां पर ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करके स्टूडेंट दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, एंड दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिटेट टेस्टिस। इसको क्या बोलते हैं? रिटेट टेस्टिस। ठीक है सर, देखिए मैं आपको फिर से इसको अलग से सिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये सेट हो जाए। तो सारे लोग थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये तुम्हारा एक लोब्यूल है, ये तुम्हारा एक लोब्यूल है, ये तुम्हारा दूसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और ये तुम्हारा तीसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ठीक है,
अब हर लोब्यूल के अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं? तो हर लोब्यूल के अंदर में यू हैव गॉट द सेमिनिफेरस टिब्यूल, और ये कैसे होते हैं? हाईली कॉन्व्यूलेटेड, हाईली कॉन्व्यूलेटेड। तो ये मैंने बना दिया सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये हो गया सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब देखिए सर, ये इतना ज्यादा हाईली कॉन्वोलेटेड है, सब में मैंने 3-3 बना दिए हैं। तो स्टूडेंट यहां पे आपको ये दिख गया सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब देखो, अब क्या होता है कि जैसे ही इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को बाहर निकलना होता है तो ये स्ट्रेट हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? दे बिकम स्ट्रेट। तो स्टूडेंट ये लोग इस तरह से बाहर निकलता है, बिल्कुल ही स्ट्रेट बनके। अब जो ये स्ट्रेट पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। और स्टूडेंट ये लोग सारे के सारे आएंगे और आकर आपस में क्या बनाएंगे? आपस में दे विल कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क हियर, एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड व्हाट? दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज द रिटेट टेस्टिस। मैं सबको लेबल कर देता हूं तो अच्छा रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी द सेमिनिफेरस टिब्यूल, जो कि हाईली कॉन्वोलेटेड है। ये जो स्ट्रेट पार्ट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्यूबुली रेक्टी, इसको बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। और ये जो हाईली कॉन्वोलेटेड है, इसको बोलते हैं रिटेट टेस्टिस। तो बहुत बार आपको डायरेक्शन को भी, पाथवे को भी ट्रेस करने आ सकता है। तो पहले आएगा सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर आएगा ट्यूबुली रेक्टी, और फिर आएगा रिटेट टेस्टिस। ओके एवरीवन, चलिए, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक हियर। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स लेट्स सी हियर कि आखिर जब हम लोग एक सेमिनिफेरस टिब्यूल को देखते हैं तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है सर? अब आप देखो, सबसे पहले आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, हर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल है? 2 से 3 है। अगर मान लो मैंने उनका क्रॉस सेक्शन लिया, अगर मान लो कोई भी ये टिब्यूल है, आप इसका एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हो तो आपको तो ये पार्ट दिखेगा। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक लोब्यूल से क्रॉस सेक्शन लिया है। अब आप देखिए कि ये पूरा डायग्राम नहीं है। मान लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए this is one seminiferous tubule, this is the other seminiferous tubule and this is the other seminiferous tubule। तो टोटल में आपको यहाँ पे 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल का क्या दिख रहा है? क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं। तो अब इसे थोड़ा समझना होगा कि आखिर ये सेल्स क्या क्या हैं, ठीक है? तो देखिए, सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या है? तो ये वही एरिया है जहां पर कि ह्यूमन मेल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। That is, this is the site for what? तो this is the site for spermatogenesis। बिल्कुल क्लियर कट तरीके से आपको पता होना चाहिए that seminiferous tubule is the site of what? The spermatogenesis, that is the formation of the sperms। Now, आखिर इसके पास ऐसा क्या है? तो स्टूडेंट जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि इसका जो ये वॉल है, इसका जो ये इनर वॉल है ना, दिस इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है? अब आप देखिए, मैं सारे लोगों को बता रहा हूं, आप देखिए इन सेल्स को देख रहे हैं। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। आप इन सेल्स को देख रहे हैं, यहां पे बहुत सारे सेल्स हैं। These cells are actually the germ cells। ये सेल्स कैसे हैं? तो these cells are the germ cells। and germ cells क्या बनाते हैं? तो germ cells बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है? तो स्टूडेंट सबसे पहले they are lined by the male germ cells, they are called the spermatogonia। आप देखिए बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं, ठीक है? अब आप देखो कि इन सेल्स के बीच बीच में, इन सेल्स के बीच बीच में आपको कुछ दूसरे सेल्स भी दिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप देखिए कि यहां पर आपको एक बड़ा सा सेल दिख रहा है, यहां पर आपको एक बड़ा सा सेल दिख रहा है, यहां पर भी आपको एक बड़ा सा सेल दिख रहा है। एक्चुअली दे आर नॉट द जर्म सेल्स, दे आर द सोमैटिक सेल्स। ओके, तो इन सेल्स का नाम क्या है? इन सेल्स का नाम होता है द सटोली सेल्स। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द सटोली सेल। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है, ये लाइंड होता है किन सेल से? तो 2 तरह के सेल्स होते हैं। यहां पर एक होते हैं तुम्हारे जर्म सेल्स। जर्म सेल से क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया। एक्चुअली यही सेल्स हैं जो कि गैमेट बनाएंगे।
और इन सेल्स के बीच बीच में कुछ बड़े बड़े साइज के पॉलीगोनल सेल्स होते हैं जो कि सोमैटिक सेल्स होते हैं। वो गैमेट नहीं बनाते हैं, दे आर द सोमैटिक सेल्स एंड इनका नाम क्या होता है? तो इनका नाम होता है द सर्टोली सेल। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अब आप देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि जो ये बीच वाला एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया है, इसमें क्या होता है? इसमें जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, दे आर द डेवलपिंग स्पर्म्स। अभी अभी मैंने बताया कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, दैट इज द साइट ऑफ व्हाट? दैट इज द साइट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो भाई यहां पे स्पर्म्स का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड नाउ। अब आप देखिए, ये जो जर्म सेल्स होते हैं स्टूडेंट, ये किस प्रोसेस से डिवाइड करते हैं? तो सबसे पहला काम इनका होता है स्पर्मेटोगोनिया बनाना। तो गैमेट बनाना हमेशा और हमेशा मियोसिस से स्टार्ट नहीं होता है, पहले यहां पे माइटोसिस ही हो रहा है, बाद में मियोसिस होगा। तो स्टूडेंट, जो जर्म सेल्स होते हैं, आप देखिए, दे डिवाइड बाय व्हाट? माइटोटिक डिवीजन एंड दे फॉर्म व्हाट? स्पर्मेटोगोनिया। अब एक बार स्पर्मेटोगोनिया बन गया, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया और आगे जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू शो व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया है, इससे बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेगा स्पर्मेटिड, फिर बनेगा स्पर्म। ये सारे चीजें मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए पहले आप इतना समझिए कि स्टूडेंट्स, ये जो तुम्हारे जर्म सेल्स हैं, ये जो जर्म सेल्स होते हैं, ये लोग माइटोसिस से डिवाइड करते हैं और सबसे पहले क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। आप देखिए कि यहां पे बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं। तो आखिर ये बहुत सारे सेल्स कहां से आ गए? तो ये माइटोटिक डिवीजन के कारण से जर्म सेल से क्या बना है? जर्म सेल से दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया, और यही स्पर्मेटोगोनिया फिर डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? दैट इज द स्पर्म। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर्टोली सेल के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द सर्टोली सेल। अब आखिर ये सर्टोली सेल्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स याद देखिए, इनका दूसरा नाम क्या क्या है, इनका और क्या क्या नाम होता है। एक तो मैंने सबसे पहले बताया कि ये यहां पर जर्म सेल्स नहीं हैं, दीज आर द सोमैटिक सेल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसका दूसरा नाम होता है सस्टेंटेकुलर सेल्स या फिर नर्स सेल्स। अब देखिए, सस्टेंटेकुलर सेल्स क्यों बोलते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट इनका काम क्या है? दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ठीक है, तो आप स्पर्म्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आप यहां पे स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप ही के कारण से तो ये स्पर्म्स जिंदा बच पा रहे हैं, मतलब अपने लाइफ को सस्टेन कर पा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड द सस्टेंटेकुलर सेल्स और द नर्स सेल, बिकॉज ये लोग इसे फीड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। चलिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जो सर्टोली सेल होते हैं, ये केवल और केवल मैमल्स में पाए जाते हैं। दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमेलियन टेस्टिस। द सर्टोली सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमेलियन टेस्टिस। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईच वन ऑफ यू। ओके, एवरीबॉडी गॉट दिस। चलिए सर, लेट अस प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सर्टोली सेल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो सेल है, ये जो सेल है जो कि बीच में एक बड़ा सा सेल है। ठीक है, तो ये बड़ा सा जो सेल है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है द सर्टोली सेल। और अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर ये क्या है? तो दीज सेल, सर्टोली सेल के बगल बगल में क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको, द जर्म सेल्स। और जर्म सेल क्या बनाते हैं? तो जर्म सेल से बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? द स्पर्म। अब आप देखिए कि ये जितने भी तुम्हारे डेवलपिंग स्टेजेस हैं, ये जितने भी तुम्हारे डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ द स्पर्म हैं, ये सारे के सारे, आपको नहीं लग रहा है कि ये सर्टोली सेल के साथ जाके एम्बेडेड है? इस स्पर्म को देखिए, तो इस स्पर्म का हेड देखिए, दैट हेड इज एम्बेडेड इन व्हाट? दैट हेड इज एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल।
क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि स्टूडेंट आप देखने होगा कि आपने कुत्ते को, पिल्लो को देखा होगा सर, कैसे वो अपने मदर के मेमोरी ग्लैंड के साथ चिपके रहते हैं, वहां से मिल्क लेते रहते हैं। तो वैसे ही आपको नहीं लग रहा है यहां पे कि बहुत सारे ये कुत्ते के पिल्ले हैं एंड दे आर ट्राइंग टू डेराइव द न्यूट्रिशन, डेराइव द मिल्क फ्रॉम द मदर। तो जो सर्टोली सेल है वो इन सभी को क्या प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है सर। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा व्हाट आर द अदर फंक्शंस? तो अदर फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन दैट दे आल्सो फॉर्म द ब्लड टेस्टिस बैरियर। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये लोग क्या करता है, ये लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देखिए होता क्या है कि जो ये हमारे जर्म सेल्स हैं, जो ये हमारे स्पर्म्स हैं, दे आर एक्चुअली द गैमेट्स। और अगर गैमेट्स को प्रॉब्लम हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज हो सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स जाकर इन जर्म सेल्स को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो इन चीजों को बचाने के लिए सर्टोली सेल क्या फॉर्म करता है, तो एक ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो स्टूडेंट, दिस बैरियर प्रिवेंट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स मतलब जो स्पर्म्स बनाएंगे उसको एंटीबॉडी से ये बचाता है। ठीक है, पहला फंक्शन। और दूसरा, और भी अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, तो उसको ये एंटर करने नहीं देगा। तो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट सर्टोली सेल फॉर्म्स द ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये क्वेश्चन भी बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, दूसरा मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या करता है, तो दे एक्ट लाइक द नर्व सेल। दे एक्ट लाइक द नर्व सेल मतलब दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल्स। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो हैव मेनी सिक्रेटरी फंक्शंस। याद देखिए कि ये लोग बहुत ज्यादा सिक्रीशन भी करता है, ये लोग बहुत ज्यादा सिक्रीशन भी करता है। तो आखिर ये किन चीजों को सेक्रेट करता है, तो स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू सेक्रेट, सबसे पहला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दे आर गोइंग टू सेक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज द ABP. Next students, they are going to secrete inhibin and they also secrete the Mullerian inhibiting substance, that is the MIS. तो ये तीन चीजें होते हैं जो कि कौन सेक्रेट करता है, द सर्टोली सेल। व्हाट आर द थिंग दे सेक्रेट? दे सेक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनिबिन एंड द मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, दैट इज द MIS। सबका फंक्शन अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो सबसे पहला नाम क्या है, एंड्रोजन। अब तुम देखो यहां पे इस डायग्राम पे ध्यान दो स्टूडेंट कि जो ये एरिया है आप देख रहे हो कि यहां पे जो ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। और स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको चाहिए टेस्टोस्टेरोन। अगर इस एरिया में टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट सर्टोली सेल क्या करते हैं, तो स्टूडेंट सर्टोली सेल क्या करते हैं, दे सेक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करेगा और इसे क्या करेगा, ल्यूमेन में कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। तो स्टूडेंट, इट बाइंड्स विद द एंड्रोजन एंड मेंटेन्स अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और ये बहुत जरूरी है कि जो कॉन्सेंट्रेशन रहे वो बहुत ज्यादा हाई रहे एंड्रोजन का, कहां पे, विद इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा बस यहां पे ध्यान दीजिए कि जो ये जर्म सेल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द स्पर्मेटोगोनिया, जिससे कि स्पर्म आ रहा है। और इस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है, तो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है सर्टोली सेल का। अब आप बताइए कि अगर बहुत ज्यादा स्पर्म्स हो जाएंगे तो सर्टोली सेल उतना ज्यादा न्यूट्रिशन कहां से प्रोवाइड कर पाएगा। तो जब भी स्पर्म का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है तो सर्टोली सेल एक इनहिबिटिंग फैक्टर सेक्रेट करता है एंड दैट इनहिबिटिंग फैक्टर इज द इनिबिन, ताकि क्या हो सके, स्पर्म्स का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो डाउन हो सके। ठीक है,
तो स्टूडेंट इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है दैट सेक्रेट्स द इनिबिन। अब देखिए सर ये इनिबिन क्या करता है, तो अभी के लिए आप थोड़ा याद कर लीजिए दैट दिस इनिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो एफएसएच होता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बिना स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता है, और अगर आपने इसी को इनिबिट कर दिया तो ऑब्वियस है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। सर्टोली सेल ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि शायद स्पर्म्स का नंबर बहुत ज्यादा हो गया है। इसे मैं अभी समझाता हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सारे लोग थोड़ा सा देखिए, होता क्या है स्टूडेंट कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये सेक्रेट करता है जीएनआरएच दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या सेक्रेट करता है, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जीएनआरएच जाकर एक्ट करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करेगा, एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और एंटेरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन को सेक्रेट करेगा। अभी के लिए आप इस एरिया पे ध्यान मत दीजिए, योर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हेयर। दो गोनाडोट्रोपिन होते हैं, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। ठीक है, एलएच को बाद में बात करेंगे, पहले आप एफएसएच पे देखिए। तो स्टूडेंट ये जो एफएसएच है ना, ये आकर स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को। किसको स्टिमुलेट करता है, तो एफएसएच आता है और स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को। और जैसे सर्टोली सेल स्टिमुलेट होंगे तो दे हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहला चीज कि भाई एफएसएच क्या करवा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है। लेकिन अगर ये स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो गया, स्पर्म्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब यही सर्टोली सेल क्या करेंगे, इनिबिन सेक्रेट कर देंगे। और इनिबिन क्या करेगा, तो ये एक निगेटिव फीडबैक देगा किसको, एंटेरियर पिट्यूटरी को, और बोलेगा कि एफएसएच का सिक्रीशन को क्या कीजिए, कम कीजिए। क्योंकि अगर एफएसएच का सिक्रीशन कम हो गया तो ऑलरेडी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इनिबिन किसको इनिबिट करता है, तो ऑलवेज राइट एफएसएच, एलएच मत लिखिएगा। अभी तो इधर मैं बताया नहीं, मैंने केवल और केवल अभी इस बारे में बात किया है, इसको थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। ठीक है, तो इनिबिन का फंक्शन सब कोई समझ गया, ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं द थर्ड वाला, दैट इज द मुलेरियन इनिबिटिंग सब्सटेंस। अब स्टूडेंट्स क्लास के शुरू में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हर एम्ब्रियो के पास दो डक्ट होते हैं, एक होता है मुलेरियन डक्ट और एक होता है उल्फियन डक्ट। अब आप देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि मुलेरियन डक्ट से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, तो दैट इज हेयर, जो कि यूट्रस बताया था, फैलोपियन ट्यूब बताया था, अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना बताया था, ये सारे चीज मैंने आपको बताए थे इस एरिया में। और इसी प्रकार से जो उल्फियन डक्ट होता है, इससे मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। अब आप बताइए कि सर्टोली सेल कहां पे प्रेजेंट है, सर्टोली सेल प्रेजेंट है टेस्टिस में। टेस्टिस किसके पास होगा, तो मेल के पास होगा। तो मेल वाले केस में मुलेरियन डक्ट का क्या रोल, मुलेरियन डक्ट शुड गेट डीजेनरेटेड। ये जो मुलेरियन डक्ट है इसका डीजेनरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जो मुलेरियन डक्ट होता है, इट काउजेस द डीजेनरेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट इन द मेल फीटस, नॉट मुलेरियन डक्ट, MIS। याद रखिए, ये जो सब्सटेंस है इसको किसने सेक्रेट किया है, इसे सेक्रेट किया है सर्टोली सेल ने। और सर्टोली सेल क्या करता है, MIS को सेक्रेट करता है, एंड दिस काउजेस द डीजेनरेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट इन द मेल फीटस। अब इसके कारण से मेल फीटस में कभी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। अगर ये परसिस्ट कर जाता तो भाई ये भी बन सकते थे, और क्या चीज का डेवलपमेंट होगा, केवल और केवल उल्फियन डक्ट का, एंड उल्फियन डक्ट इज गोइंग टू डेवलप इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है सर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट्स कि जो ये हमारे सेमिनिफरस टिब्यूल्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, these are the seminiferous tubules, these are the seminiferous tubules, okay। seminiferous tubules में दो तरह के सेल्स दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे सेल्स हैं ये सब क्या हैं, these cells are the germ cells, they will form the spermatogonia। और इनके बीच में जो ये बड़े बड़े पोलीगोनल सेल्स हैं ये सब क्या हैं, तो ये जो बड़े बड़े पोलीगोनल सेल्स हैं, these cells are the सर्टोली सेल। लेकिन अब आप देखो
कि ये जो तुम्हारे डिफरेंट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में कुछ स्पेसेस हैं, इनके बीच में कुछ स्पेसेस हैं, और इन स्पेस को हम लोग बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहां पर भी कुछ सेल्स होते हैं। आप देखिए दीज सेल्स, तो these cells are actually the interstitial cells. इन सेल्स को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। and these interstitial cells are called the Leydig cells। या देखिए, तो भाई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहां पर जो सेल्स हैं, that cells are called as the Leydig cell। बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट everybody should have here। ओके सर, लेट्स प्रोसीड नाउ। आखिर इन Leydig सेल का क्या फंक्शन है? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो Leydig सेल्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द टेस्टिस। हम लोग को पता है कि जो गोनैड्स होते हैं दे आर द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, उनके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है। तो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड एज द Leydig सेल्स। ओके, अब देखिए सर, जो Leydig सेल्स है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में है, इसी कारण से इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल सेल्स बिकॉज दे आर फाउंड इन द स्पेसेस बिटवीन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब आखिर इन Leydig सेल का फंक्शन क्या है? तो मैंने बार बार आपको बताया कि जो मेल का टेस्टिस है वो गैमेट बनाता है। तो गैमेट तो बनना हो गया कहां पे? इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, बट साथ साथ में मेल के सेक्स हार्मोन को भी सेक्रेट करता है। तो अगर आप मेल के सेक्स हार्मोन को सेक्रेट करते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिए, आपको क्या सेक्रेट करना है? मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज कॉल्ड द एंड्रोजन। तो दिस इज सेक्रेटेड बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स, दैट इज कॉल्ड द Leydig सेल्स। अब आखिर इन Leydig सेल्स को कौन स्टिमुलेट करता है टू सेक्रेट द टेस्टोस्टेरोन और द एंड्रोजन? तो स्टूडेंट ये फंक्शन होता है, याद रखिए, LH का। तो स्टूडेंट्स फिर से अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे हाइपोथैलेमस स्टूडेंट्स क्या सेक्रेट करेगा? GnRH। GnRH आएगा और ये एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, इसने FSH सेक्रेट किया और LH सेक्रेट किया। FSH सटोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, एट द सेम टाइम LH Leydig सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो LH will stimulate L will stimulate L, that is the Leydig cell। और Leydig सेल क्या सेक्रेट करता है? Leydig सेल सेक्रेट करता है टेस्टोस्टेरॉन। Leydig सेल सेक्रेट करता है टेस्टोस्टेरॉन, और जब टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा हो जाएगा तो अगेन इट विल गिव अ नेगेटिव फीडबैक, और उसके कारण से LH का तुम्हारा सिक्रेशन कम होगा। तो दिस इज द वे how these cells are going to act। Hope everybody got each and every point। तो स्टूडेंट, this was all for the today's class। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से, कि आखिर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसके आखिर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होप आप लोग सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट, धीरे धीरे यू विल बी हैविंग 100% कमांड। आपको इतना आने लगेगा जितना कि स्टूडेंट्स आप कहीं भी नहीं सीख सकते थे। स्टूडेंट्स, आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एम टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। आपको जो हमारे क्लासेस है ना यार, इनको थोड़ा सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा बस।